ठीक है, इतना आपको समझ में आना चाहिए। ओके, उसके बाद हालांकि इन्होंने बहुत सारी चीजें दे रखी है, इतना नहीं पढ़ना है। ओके, उसके बाद हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस इज अ लिंक बिटवीन द नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। ऑब्वियसली हाइपोथैलेमस लिंक है नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में, है ना। एंडोक्राइन सिस्टम क्या है हमारी बॉडी में, मतलब वो सिस्टम जो हार्मोन से रिलेटेड है ना, जो हार्मोन से रिलेटेड है। तो हार्मोन को कंट्रोल कौन करता है, हार्मोन को कंट्रोल कौन करता है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, इसीलिए लिखा हुआ है कि हाइपोथैलेमस इज अ लिंक बिटवीन द नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, इट हैज अ हायर सेंटर फॉर द एंडोक्राइन सिस्टम्स। ठीक है, इट हैज अ हायर सेंटर, मतलब हाइपोथैलेमस के अंदर कुछ एरियाज है जिसकी वजह से वो डिटेक्ट करता है और कौन सा हार्मोन रिलीज करना है कौन सा नहीं करना है, वो ये डिसाइड करता है। उसको बोलते हैं हायर सेंटर्स। इट रेगुलेट्स हार्ट रेट, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर, बॉडी टेम्परेचर, वाटर, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, सब इसके हाथ में ही है। हाइपोथैलेमस के हाथ में बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, हमारे हार्ट रेट को कंट्रोल करना, रेस्पिरेशन को कंट्रोल करना, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना, सब इसके हाथ में है। बट इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं। हाइपोथैलेमस क्या करता है, हार्मोन रिलीज करता है, और उस हार्मोन्स की वजह से हमारे बॉडी में ये सारे इफेक्ट्स दिखते हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाना या रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाना, हार्ट रेट बढ़ जाना। ठीक है, जैसे अगर मैंने आपको ये भी बताया था, समझो अगर आपका कोई रिजल्ट आया है, अगर आप नीट का रिजल्ट देख रहे हो या आपने 10th का रिजल्ट देख रहे हो, तो जैसे ही आप अपना सीट नंबर टाइप करते हो, ये नॉर्मल फिनोमिना है, कोई भी इंसान, इनफैक्ट मैं भी क्यों नहीं हूँ, कोई भी हो, है ना, आप ही नहीं। तो जब कभी भी आप सीट नंबर टाइप करते हो और आपको एक डर रहता है, तो आपने देखा होगा उस समय आपके हाथ जो है वो थोड़े से ट्रेमर, थोड़े से कांपने लगते हैं या फिर पसीना आने लगता है। ये सब चीजें क्यों होती है, बिकॉज जब कभी भी हम डर जाते हैं ना, तो हमारे बॉडी में हार्मोन रिलीज होते हैं ना, स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होता है, कॉर्टिसोल। उसकी वजह से हार्ट रेट बढ़ जाती है एंड ऑल, ये सब चीजें होती है उसके वजह से। तो ये सब हाइपोथैलेमस के कंट्रोल में। इट हैज अ सेंटर फॉर द हंगर, भूख लगना, थर्स्ट, स्लीप, फटीग, सटाइटी सेंटर। सटाइटी मतलब भी भूख ही होता है, ठीक है, वापस क्यों लिखा पता नहीं। हंगर सटाइटी एक ही होता है। सटाइटी सेंटर मतलब, एक्चुअली सटाइटी का सेंटर मतलब ये होता है कि समझो आपने खाना खा लिया, अब खाना खाने के बाद आपको पता चलता है ना कि अरे हाँ अब बस मेरा पेट भर गया, अब मुझे और नहीं खाना चाहिए, उसको बोलते हैं सटाइटी। सटाइटी उसको बोलते हैं। ठीक है, दैट इज नोन एज सटाइटी सेंटर। तो ऐसा नहीं कि आप खाते जा रहे हो खाते जा रहे हो खाते जा रहे हो, ऐसा तो नहीं है ना। आप खाओगे एक टाइम आपको ऐसे रियलाइज होगा ना कि हाँ अभी और नहीं खाना चाहिए। तो ये भी कहाँ से है एक्चुअली, ये भी हाइपोथैलेमस की वजह से। इसको बोलते हैं सटाइटी सेंटर। सिक्रीशंस ऑफ द ग्लैंड ऑफ द स्टमक एंड इंटेस्टाइन। स्टमक के अंदर जितने भी सिक्रीशंस है वो भी सब इसके कंट्रोल में। इंटेस्टाइन के अंदर जितने भी सिक्रीशन है वो भी सब इसके कंट्रोल में। इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस न्यूरो हार्मोन्स दैट स्टिमुलेट्स द पिट्यूटरी ग्लैंड। अभी पढ़ा, इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस न्यूरो हार्मोन। कौन से न्यूरो हार्मोन, ये रहे ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन, ये न्यूरो हार्मोन्स है। इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस न्यूरो हार्मोन्स दैट स्टिमुलेट द पिट्यूटरी ग्लैंड। या फिर वो भी बोल सकते हैं, मैंने आपको बताया था, हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, वैसे हार्मोनल सिस्टम आगे है, बट फिर भी मैंने आपको बताया था कि हाइपोथैलेमस कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, रिलीजिंग हार्मोन्स, इनहिबिटिंग हार्मोन्स। फिर वो हार्मोन किधर जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड के पास। पिट्यूटरी ग्लैंड कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, स्टिम्युलेटिंग हार्मोन्स, है ना। तो एक्चुअली हार्मोन रिलीज करने का मैसेज कौन देता है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, इसलिए उसको ऑर्केस्ट्रा ऑर्केस्ट्रा ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम भी बोलते हैं, ऑर्केस्ट्रा ऐसा कुछ बोलते हैं। नहीं पढ़ना है इतना ज्यादा, जितना दिया है वो भी बहुत है। तो इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस न्यूरो हार्मोन्स दैट स्टिमुलेट्स द पिट्यूटरी ग्लैंड। मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड को कौन सा हार्मोन रिलीज करना है, उसका मैसेज कौन देता है, हाइपोथैलेमस। A complex neuronal circuit called the limbic system is formed by the hypothalamus, amygdala, parts of epithalamus, and thalamus, hippocampus, and other areas. No need to learn, जरूरत नहीं है। हमारे ब्रेन में एक एरिया होता है जिसको बोलते हैं लिम्बिक सिस्टम। ठीक है, और ये लिम्बिक सिस्टम के कंपोनेंट्स कौन कौन है, एक बार के लिए याद कर लोगे तो चलेगा। लिम्बिक सिस्टम के कंपोनेंट कौन कौन है, हाइपोथैलेमस, अमिगडाला। अब आप पूछोगे अमिगडाला क्या होता है, ब्रेन का एक हिस्सा है। जैसे आपको सेरिब्रम पता है, सेरिबेलम पता है, जैसे दुनिया भर की और चीजें ब्रेन के अंदर जो आपने नहीं सुनी होगी कभी भी, मतलब नहीं है सब आपको अभी पढ़ के। तो इतना याद रखो, एमिगडाला इज आल्सो अ पार्ट ऑफ ब्रेन। ठीक है, लिम्बिक सिस्टम कौन कौन बनाता है वो याद रखो, हाइपोथैलेमस, एमिगडाला, एपिथैलेमस, थैलेमस, हिप्पोकैम्पस एंड कुछ और एरियाज। ठीक है, इसमें से हिप्पोकैम्पस जो एरिया होता है वो हमारे मेमोरी से रिलेटेड होता है। कोई भी शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करने का काम हिप्पोकैम्पस का है, हिप्पोकैम्पस का। ठीक है, तो हिप्पोकैम्पस अगर किसी का डैमेज हो गया, किसी
सारी याददाश्त चली जाएगी इसकी, ठीक है। हिप्पोकैम्पस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेमोरी पार्ट, शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करने का काम हिप्पोकैम्पस का है, ठीक है। तो लिम्बिक सिस्टम यही सब से रिलेटेड होता है, देखो लिखा भी है, इट अपीयर्स टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द इमोशनल रिएक्शंस। ऑब्वियसली हमारे जितने भी इमोशंस है, जो भी इमोशंस है, जितने भी स्माइलीज आपने देखे है ना आजकल, इमोशंस को उससे रिप्रेजेंट किया जाता है ना, सोशल नेटवर्किंग पे। तो वो सारी इमोजीज समझ लो आप, वो सारे इमोजीज जो है यानी हमारे इमोशंस, वो सब के सब जो है वो लिम्बिक सिस्टम की वजह से, लिम्बिक सिस्टम की वजह से। कभी हम बहुत परेशान रहते हैं, कभी और अच्छा लगता है, कभी बुरा लगता है, तो ये सारी चीजें जो है, ये क्या कर रहे हो सत्यम, कुछ लिखना है क्या आपको? एक मिनट रुको। तो सारे इमोशंस हमारे लिम्बिक सिस्टम की वजह से, ठीक है। इसके अलावा मोटिवेशनल ड्राइव्स, मोटिवेशन, ये सब भी लिम्बिक सिस्टम की वजह से। मेमोरी में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, हिप्पोकैम्पस। द फ्लोर ऑफ द हाइपोथैलेमस continues as a downward projection called hypophyseal stalk or infundibulum which connects it to the hypophysis. पिट्यूटरी ग्लैंड आप सबने सुना है ना, पिट्यूटरी ग्लैंड का दूसरा नाम है हाइपोफाइसिस, पिट्यूटरी ग्लैंड का दूसरा नाम है हाइपोफाइसिस। अभी क्या होता है ना, देखो समझो ये हाइपोथैलेमस है, ठीक है, ये हाइपोथैलेमस है और हाइपोथैलेमस ऐसे ऐसे, और ये पिट्यूटरी ग्लैंड है समझो। तो ये हाइपोथैलेमस है, फिर ये पिट्यूटरी ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड इज आल्सो नोन एज हाइपोफाइसिस, हाइपोफाइसिस, ठीक है, हाइपोफाइसिस। तो हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड, ये दोनों आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ दिस पार्ट। इसको बोलते हैं हाइपोफाइशियल स्टॉक, स्टॉक और इनफंडिबुलम, हाइपोफाइशियल स्टॉक और इनफंडिबुलम, सिंपल, ठीक है, वही लिखा है। द फ्लोर ऑफ हाइपोथैलेमस कंटिन्यूस एज अ डाउनवर्ड प्रोजेक्शन called hypophyseal stalk or infundibulum which connect it to the hypophysis pituitary gland both physically and functionally by secretion of neurotransmitters, है ना। आप अभी देखा आपने, ये हाइपोथैलेमस है, ये एक हिस्सा है, तो आप देख रहे हो कि ये तो फिजिकली दिख रहा है, फंक्शनली भी कनेक्टेड है। हाइपोथैलेमस, आपको मैंने बताया ना कि पिट्यूटरी ग्लैंड का काम क्या है, हार्मोन्स रिलीज करना, बट इस हार्मोन को रिलीज करने का मैसेज कौन भेजता है, हाइपोथैलेमस। कैसे आएगा वो मैसेज, ऑब्वियसली इसके थ्रू ही आएगा ना, हाइपोफाइशियल स्टॉक की मदद से आएगा। इसीलिए फिजिकली भी है और फंक्शनली भी कनेक्टेड है। फिजिकली हम देख सकते हैं, बट ऐसे ही नहीं है कि खाली फिजिकली के लिए, फंक्शन भी है उसका, है ना, बाय सिक्रेशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स। उसके बाद the inferior surface of the hypothalamus also bears optic chiasma, crossing overs of the two optic nerve and a pair of mammillary bodies unique to the mammalian brain and responsible for the recollective memory. Okay, mammillary body and all ये सब नहीं पढ़ने की जरूरत है। हाँ, एक बार ऑप्टिक काइज़मा आप याद रख सकते हो। क्या होता है ना, हाइपोथैलेमस के बाजू, जस्ट हाइपोथैलेमस के नीचे एक ऐसा सेंटर है, उसमें ना ऐसे क्रॉस होते हैं, फाइबर्स क्रॉस होते हैं, क्रॉसिंग ओवर है, ठीक है। अगर ये हमारी आई है, ये वाला एक आई, ये एक आई है, तो इस आई के कुछ नर्व्स, इस आई से कुछ नर्व्स निकल के ब्रेन के अंदर, समझो अगर ये राइट आई है, हालांकि आपको लेफ्ट दिख रही होगी बट लेफ्ट नहीं है, राइट है, ठीक है, ठीक है, क्योंकि ये आप समझ जाओ बुक में उल्टा ही होता है, वैसा बता रहा हूँ, ये लेफ्ट है। तो राइट वाले जो आई है, उसमें से जो भी फाइबर्स निकलेंगे ना, वो जाके हमारे ब्रेन के लेफ्ट में जाते हैं। वैसे लेफ्ट वाले जो भी आई से फाइबर्स निकलेंगे, वो जाएंगे हमारे राइट में, वो हमारे जाएंगे राइट में। इट्स ओके, हाँ, ठीक है। और सारे नहीं है, सारे ऐसा नहीं होता, कुछ फाइबर्स सीधे भी जाते हैं, बट कुछ फाइबर्स ऐसे क्रॉस भी होते हैं, तो उतना ज़्यादा डिटेल अभी ज़रूरत नहीं है। और तो जहाँ पर ये क्रॉस होते हैं फाइबर्स, वो एक एरिया है, ये एरिया जहाँ पर ये फाइबर्स क्रॉस हो रहे हैं, दिस इज नोन एज ऑप्टिक काइज़मा, दिस इज नोन एज ऑप्टिक काइज़मा। इसके जस्ट ऊपर हाइपोथैलेमस, इसके जस्ट ऊपर हाइपोथैलेमस। तो दूसरी तरह से मैं ये बोल सकता हूँ कि हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे
ऑप्टिक कायस्मा है, ऑप्टिक कायस्मा है। क्रॉसिंग ओवर ऑफ टू ऑप्टिक नर्व्स लिखा है, क्रॉसिंग ओवर ऑफ टू ऑप्टिक नर्व्स। इसके अलावा एक पेयर ऑफ मेमिलरी बॉडीज है, याद रख सकते हो मेमिलरी बॉडी, बट किसके लिए? रिकलेक्टिव मेमोरी। आपने जो मेमोरी आपकी है उसको वापस, अगर आपको कोई बोलेगा अरे आप उस दिन ये हुआ था, तो उसको वापस आप रिकलेक्ट करते हो, वो बिकॉज ऑफ मेमिलरी बॉडीज। मेमिलरी बॉडीज, और मेमिलरी बॉडी आर यूनिक इन मेमेलियन ब्रेन, सिर्फ मेमल्स के अंदर ही होते हैं, इसीलिए उनका नाम भी मेमिलरी बॉडीज है। बट मैं तो बोलूंगा नहीं जरूरत है मेमिलरी बॉडीज एंड ऑल। हाँ, ऑप्टिक काइज्मा जरूर याद रखना। क्या होता है ऑप्टिक काइज्मा? क्रॉसिंग ओवर ऑफ टू ऑप्टिक नर्व्स, क्रॉसिंग ओवर ऑफ टू ऑप्टिक नर्व्स। क्लियर है इतना? सर वो तो मिड ब्रेन में आता है ना ऑप्टिक क्या? काइज्मा? हाँ, मिड ब्रेन में आएगा, ठीक है, मिड ब्रेन में आएगा। इन लोगों ने से बताया है कि हाइपोथैलेमस के नीचे है ऐसा। ये फोर ब्रेन के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, पर हाइपोथैलेमस के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो हाइपोथैलेमस से रिलेटेड चीजें भी बताते हैं लोग कि उसके नीचे कौन है, ऊपर कौन है, आजू बाजू कौन है, इसीलिए ऐसा बोला है, ठीक है। हाँ सर। आपने सही बोला है, मिड ब्रेन में ही है वो। आगे बढ़ते हैं। बहुत ज्यादा दिया एक्चुअली। चलो, जब आपने रेड न्यूक्लियस भी दिया, पागल हो गए, किसने लिखा है ये बुक? मेरे को लगता है किसी एमबीबीएस ने बुक लिख दिया है, या किसी डॉक्टर ने बुक लिखा है, तो उस बंदे को इतना समझ में आना चाहिए ना, 12th वालों को इतना सब। चलो ठीक है। मिड ब्रेन, इट इज लोकेटेड बिटवीन डायंसेफेलॉन एंड पॉन्स वेरोली। ऑब्वियसली लॉजिक सी बात है, मिड ब्रेन किसके बीच में होगा? फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन के बीच में होगा। फोर ब्रेन का लास्ट हिस्सा कौन सा है? डायंसेफेलॉन। तो ऑब्वियसली डायंसेफेलॉन ऊपर होगा, मतलब ये समझो डायंसेफेलॉन है, ठीक है, और नीचे कौन है? पॉन्स वेरोली। यहाँ पर है पॉन्स वेरोली, तो उसके बीच में कौन है? मिड ब्रेन। इसके बीच में मिड ब्रेन है। तो अगर आपको पूछे मिड ब्रेन के ऊपर कौन है? डायंसेफेलॉन। मिड ब्रेन के नीचे कौन है? पॉन्स वेरोली, है ना, क्योंकि पॉन्स वेरोली इज अ पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन। So it is located between Diencephalon and Pons Veroli. It contains cerebral aqueduct. हमने पढ़ा था cerebral aqueduct क्या है? Cerebral aqueduct, तो याद रखो कि मिड ब्रेन में कोई भी वेंट्रिकल नहीं है, मिड ब्रेन में कोई वेंट्रिकल नहीं है, मिड ब्रेन में वो कनेक्शन है, मिड ब्रेन में वो कनेक्शन है। मतलब डायंसेफेलॉन के अंदर कैविटी है, डायंसेफेलॉन के अंदर कैविटी है, दैट इज डायोसिल। फिर उसके बाद डायोसिल के बाद एक ट्यूब आएगी, तो वो जो ट्यूब है उसको क्या बोला था मैंने? सेरिब्रल एक्वाडक्ट और आइटर। तो मिड ब्रेन के अंदर सिर्फ ये ब्रिज है, कोई कैविटी नहीं है, ठीक है, तो उसके अंदर सिर्फ आइटर है या सेरिब्रल एक्वाडक्ट पास होता है उसमें से, दैट कनेक्ट्स द थर्ड एंड द फोर्थ वेंट्रिकल्स, दैट कनेक्ट्स द थर्ड एंड द फोर्थ वेंट्रिकल। तो अगर आपको कोई पूछे कि मिड ब्रेन के अंदर कोई वेंट्रिकल है क्या? नहीं, मिड ब्रेन के अंदर वेंट्रिकल नहीं है, मिड ब्रेन के अंदर ब्रिज है, मिड ब्रेन के अंदर वो पैसेज है जो थर्ड वेंट्रिकल को फोर्थ वेंट्रिकल से कनेक्ट करता है, जो थर्ड वेंट्रिकल को फोर्थ वेंट्रिकल से कनेक्ट करता है, जिसका नाम क्या है? सेरिब्रल एक्वाडक्ट और आइटर। ये जरूर याद रखना, ठीक है। उसके बाद मैं जो जो बोलूंगा स्पेशली उसको ज्यादा अच्छे से याद रखना, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत एक्स्ट्रा दिया हुआ है। कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिनम क्या है? ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। कॉर्पोरा क्वाड्रि नाम से पता चलता है, चार, मैंने आपको बताया था ऐसे चार स्वेलिंग्स है हमारे ब्रेन में, ऐसे चार स्वेलिंग्स है, इनको बोलते हैं कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, ठीक है। दो ऊपर है और दो नीचे है, क्योंकि दो ऊपर है इनको बोलते हैं सुपीरियर कॉलिक्यूलाई, सुपीरियर कॉलिक्यूलाई, इसको बोलते हैं इंफीरियर कॉलिक्यूलाई, इंफीरियर कॉलिक्यूलाई। क्या काम है इनका? इनका काम है मूवमेंट ऑफ हेड विद रिस्पेक्ट टू विजुअल एंड ऑडिटरी स्टिमुलस। जैसे कि अगर आपको कोई बुलाता है, आपको कोई बुलाता है, तो आप समझो आपको पीछे से कोई बुला रहा है, आपका जैसे ही नाम लेगा या आपने कुछ भी सुना, समझो कुछ गिर गया या घर में कुछ भी गिर, तो आपका ध्यान तुरंत वहीं जाता है, आपका हेड का मूवमेंट वहां पर होता है, आप अपना जो नेक है वो घुमाओगे और चेक करोगे अरे यार क्या हुआ, कहाँ से आवाज आई। तो वो जो मूवमेंट है, साउंड को सुनकर, साउंड को सुनकर अपने हेड का मूवमेंट करना, मेरी बातें ध्यान से सुनो, साउंड को सुनकर अपने हेड का मूवमेंट करना इज अंडर द कंट्रोल ऑफ इंफीरियर कॉलिक्यूलस, साउंड को सुनकर। सिमिलरली अगर आप कुछ देख रहे हो, कोई विजुअल स्टिमुलस है, ठीक है, कोई विजुअल स्टिमुलस है, और उसके वजह से अगर आप अपने हेड का मूवमेंट करते हो, अपने हेड का मूवमेंट करते हो, दैट इज
दैट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ सुपीरियर कॉलिक्यूलस। तो सुपीरियर कॉलिक्यूलस और इंफीरियर कॉलिक्यूलस का काम है हेड का मूवमेंट होना, हेड का मूवमेंट विथ रिस्पेक्ट टू विजुअल स्टिमुलस एंड विथ रिस्पेक्ट टू ऑडिटरी स्टिमुलस रेस्पेक्टिवली। तो दो ऊपर है, दो नीचे है। ऊपर का काम क्या है? विजुअल स्टिमुलस से रिलेटेड। नीचे का काम ऑडिटरी स्टिमुलस से रिलेटेड। ठीक है, सुपीरियर कॉलिक्यूलाई, इंफीरियर कॉलिक्यूलाई। देखो क्या है, the corpora quadrigemina are the four rounded elevations on the dorsal surface of the midbrain, on the dorsal surface of the midbrain. The two superior colliculi are involved in visual reflexes, and the two inferior colliculi are the relay center for the auditory reflexes that operate when it is necessary to move the head to hear sound more distinctly. समझ में आया? अलग सेंस में लिख रखा है, बट मैंने जो आपको समझाया उतना पता होना चाहिए। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो मैंने क्या बोला वो समझ लो कि एक्चुअली इनका काम क्या है, मूवमेंट ऑफ हेड। सिर्फ इतना समझो, मूवमेंट ऑफ हेड विथ रिस्पेक्ट टू साउंड, विथ रिस्पेक्ट टू विजन, ये काम है मेन इनका, सुपीरियर कॉलिक्यूलाई और इंफीरियर कॉलिक्यूलाई का। ठीक है, ज्यादा डिटेल में मत जाना, अभी भी बोल रहा हूँ, बहुत है ब्रेन के अंदर और भी दुनिया भर की चीजें। एमबीबीएस में पूरी एक बुक आएगी जिसपे सिर्फ ब्रेन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो इतना डिटेल जानना जरूरी है, अभी बस है, जितना मैं बोल रहा हूँ उतना याद रखो। ठीक है, ओके। उसके बाद द मिडब्रेन आल्सो कंटेन्स ऑन इट्स इंफीरियर सरफेस टू थिक फाइब्रस ट्रैक्स कॉल्ड सेरिब्रल पेडंकल और क्रूरा सेरिब्राई। ठीक है, सेरिब्रल पेडंकल्स। अभी पेडंकल्स क्या होता है देखो, पेडंकल्स वापस क्या होते हैं, कलेक्शन ऑफ एक्सॉन्स, एक्सॉन के कलेक्शन को बोलते हैं। एक्सॉन के कलेक्शन के दुनिया भर के अलग अलग नाम है, ट्रैक्ट बोलते हैं, फाइबर बोलते हैं, पेडंकल बोलते हैं, कॉलिक्यूलाई बोलते हैं। ये सब क्या होते हैं, कलेक्शन ऑफ एक्सॉन्स होते हैं। ठीक है, तो दो ऐसे फाइबरस ट्रैक है, फाइबर से बने हुए, फाइबर 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 फाइबर, तो बहुत सारे फाइबर्स इकट्ठा हुए हुए। ठीक है, उनको बोलते हैं हम सेरिब्रल पेडंकल और क्रूरा सेरिब्राई, क्रूरा सेरिब्राई। ठीक है, इतना ध्यान रखो। These tracts of ascending and descending nerve fibers from the RAS, that is reticulate activating system, and connects the cerebrum midbrain. बाप रे, इन लोग का दिमाग खराब है, ये सब जाने दो, सिर्फ इतना याद रखो, सेरिब्रल पेडंकल्स होते हैं, मिड ब्रेन का हिस्सा है। नियर द सेंटर ऑफ मिड ब्रेन is a mass of gray matter scattered within the white matter. It is called red nucleus. It plays an important role in controlling posture and muscle tone, modifying some motor activities and motor coordination. No need, ये भी पढ़ने की जरूरत नहीं है रेड न्यूक्लियस के बारे में, कोई जरूरत नहीं है रेड न्यूक्लियस के बारे में भी पढ़ने की। ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इट्स नॉट पॉसिबल कि आपको इस लेवल पर रेड न्यूक्लियस और ये सब पूछे। तो सिर्फ इतना याद भी रहेगा ना आपको कि मिड ब्रेन के हिस्से क्या है। मिड ब्रेन के अंदर कॉर्परा क्वाड्रिजेमिना आता है और क्रूरा सेरिब्राई। ठीक है, क्रूरा सेरिब्राई मैं आपको इतना बता देता हूँ फिर भी कि क्रूरा सेरिब्राई का काम क्या है। क्रूरा सेरिब्राई क्या करता है, कोई इन्फॉर्मेशन अगर नीचे की तरफ है, नीचे से ऊपर जाना है, उस इन्फॉर्मेशन ब्रेन के इस हिस्से से इस हिस्से तक जाना है, तो बीच में फाइबर्स वो ये काम करते हैं, नीचे वाले हिस्से को ऊपर वाले से कनेक्ट करते हैं, ऊपर वाले की इन्फॉर्मेशन वापस नीचे जानी चाहिए। ये सब काम किसका है, क्रूरा सेरिब्राई का, क्रूरा सेरिब्राई का। ठीक है, नीचे से जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो पहले रिले सेंटर के पास जाती है, आपको पता ही है, थैलेमस। अब थैलेमस उनको वापस डायरेक्शन देगा ना कि भाई यहाँ जाओ, तो वो जाएंगे ऐसे ऊपर, फिर इन्फॉर्मेशन प्रोसेस होकर वापस नीचे आएगी। तो आना और जाना एक तरह से ब्रिज है, सेरिब्रल एक्वाडक्ट, सॉरी क्रूरा सेरिब्राई एक तरह का ब्रिज है। ठीक है, जस्ट अ ब्रिज, इतना ध्यान रखना। जो किसको कनेक्ट करता है वो भी याद रख लो, जो किसको कनेक्ट करता है, सेरिब्रम को मिड ब्रेन से कनेक्ट करता है, सेरिब्रेन को मिड ब्रेन से कनेक्ट करता है। इट कनेक्ट द सेरिब्रम मिड ब्रेन, कुछ भी लिखा है, इट कनेक्ट द सेरिब्रम एंड मिड ब्रेन। ठीक है, इट कनेक्ट्स द सेरिब्रम एंड मिड ब्रेन। सेरिब्रम को मिड ब्रेन से कनेक्ट करने वाला हिस्से को क्या बोलते हैं, क्रूरा सेरिब्राई। रेड न्यूक्लियस नो नीड। इतना समझ में आया? यस सर। जितना बता रहा हूँ हो सके उसको मॉडिफाई करके लिखो,
अपनी बुक में नोट्स बना के, जैसे मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बोला था वैसा लिखो, अदरवाइज बहुत बड़ा ट्रबल हो जाएगा। पढ़ना बहुत मुश्किल है, इस बुक से तो पढ़ना बहुत मुश्किल काम। अगर आपको नोट्स मिले तो मेरे ख्याल से नोट्स भी इसी से बनाए होंगे, तो वो भी मुश्किल ही होने वाला है, क्योंकि इतना डिटेल यार हद होती है। मतलब आप एक बार एनसीईआरटी खोल के देखो, ये कुछ नहीं है इतना। ये सब क्यों दिया है मेरे को भी नहीं पता, कि इतना डिटेल देने की जरूरत है भी नहीं। तो मैं जितना बोल रहा हूँ प्लीज बिलीव करो और उतना ही पढ़ो, हो सके तो उससे आप खुद अपना नोट्स बनाओ तो बेटर रहेगा। क्योंकि जो टीचर्स चेक करेंगे ना, बिलीव करो, जो टीचर्स चेक करेंगे कॉलेज में उनको भी नहीं पता होगा रेड न्यूक्लियस क्या होता है। ठीक है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, बट लिटरली बोल रहा हूँ। हाँ, अगर वो लोग ने एमबीबीएस कर रखा होगा या कुछ हायर पे लेवल पे होंगे तो जरूर आइडिया होगी, बट नहीं पता रेड न्यूक्लियस, कोई मतलब ही नहीं रेड न्यूक्लियस एंड ऑल के बारे में जानना। ओके, उसके बाद ये दो, हाँ इंपॉर्टेंट है, ऑलवेज रिमेंबर, दो एरिया है, वर्निक्स एरिया और एक ब्रोकास एरिया। दोनों में डिफरेंस है, एक सेंसरी स्पीच एरिया है और एक मोटर स्पीच एरिया है। सेंसरी स्पीच एरिया तो पहले तो आप नाम ही याद रख लो, वर्निक्स एरिया इज अ सेंसरी स्पीच एरिया, ब्रोकास एरिया इज अ मोटर स्पीच एरिया। देखो क्या है, वर्निक्स एरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड फॉर्मुलेटिंग द रिटन एंड स्पोकन लैंग्वेज। ठीक है, आपको जो भी लिखा हुआ है या कोई सामने से बोल रहा है उसको समझना, उसको समझना। जैसे अभी मैं जो भी बोल रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है, तो वो समझ में आ रहा है बिकॉज ऑफ वर्निक्स एरिया। वर्निक्स एरिया, इसीलिए इसको सेंसरी स्पीच एरिया बोलते हैं। सेंसरी का मतलब क्या होता है, डिलीवर करना हमेशा। कोई भी चीज अगर आ रही है तो उसको लेके जाना ब्रेन तक, दैट इज सेंसरी। अभी मैं जो भी बोल रहा हूँ वो आपके ब्रेन तक जा रहा है, ब्रेन से वापस आ नहीं रहा है, ब्रेन पे जा रहा है, सिंस जा रहा है देयरफॉर इट इज सेंसरी। अब मैं जब आपको पूछूंगा कि आपको समझ में आया, तो आप कैसे बोलते हो, यस है ना, बोलते हो ना। तो वो क्या है, आपने अब उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस किया है, और उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके अब आप वो वापस इंफॉर्मेशन अपने टंग, लिप्स और पूरे ये एरिया तक बोल सकते हो। पता है कि क्या बोलना है, वो बोलने के लिए आपको टंग के मूवमेंट्स एंड ऑल करने की जरूरत है। तो वो काम अब वो वापस ब्रेन से आ रहा है और फिर आप बोल पा रहे हो। तो सिंस ब्रेन से आ रहा है दैट्स व्हाई इट इज मोटर। और ब्रोकास एरिया मोटर स्पीच एरिया, वो क्या करता है, इट ट्रांसलेट थॉट इनटू स्पीच एंड कंट्रोल मूवमेंट्स ऑफ टंग, लिप्स एंड वोकल कॉर्ड। आई होप आपको समझ में आ रहा है। एक चीज समझने के लिए है, जो इन्फॉर्मेशन जाएगी ब्रेन तक, और फिर उससे हमें कैसे रिएक्ट करना है, उसके लिए उसके ऊपर हमें क्या बोलना है, उसके लिए तीन चीजों की कोऑर्डिनेशन की बहुत जरूरत है। कौन तीन, टंग, लिप्स एंड वोकल कॉर्ड। तो ये सबको बराबर मैसेज जाना और उनको बराबर तरीके से बोलना इज अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रोकास एरिया। समझने की जो ताकत है, क्षमता बोल सकते हैं, वो वर्निक्स एरिया में। आई होप इट इज क्लियर। तो एक सेंसरी स्पीच एरिया, एक मोटर स्पीच एरिया। क्लियर? Yes, sir. तो ये सब चीजें आप तुरंत पढ़ोगे तो जाएगा दिमाग में, टफ है लेवल पर। ओके, ये भी खत्म हो गया। नेक्स्ट इज हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन, हाइंड ब्रेन में देखो क्या है, द पोस्टीरियर रीजन ऑफ द ब्रेन is is called the hindbrain. It consists of pons varoli, cerebellum and medulla oblongata. तीन चीजें इसमें भी। वापस पॉन्स वेरोली इज अगेन अ ब्रिज, इट्स अ टाइप ऑफ ब्रिज। इसमें भी कुछ फाइबर्स दिखेंगे आपको बहुत सारे। ठीक है, ये भी एक तरह का क्या है, ब्रिज ही होगा। जैसे वहां पर क्रूरा सेरिब्रई था, वैसे ये भी एक ब्रिज है। देखो क्या लिखा है, द pons varoli appear as a rounded bulge on the underside of the brain stem. ब्रेन स्टेम बहुत इंपॉर्टेंट है। बट एक चीज बता देता हूँ मैं आपकी इस बुक में ब्रेन स्टेम लिखा जरूर है, ठीक है, पर जाके एनसीईआरटी में चेक करो ब्रेन स्टेम किसको बोला है उन्होंने, क्योंकि दोनों में डिफरेंस हो सकता है। अलग अलग बुक में अलग अलग लिखा होता है ब्रेन स्टेम। कोई बुक बोलता है ब्रेन स्टेम इससे बना हुआ है, कोई बुक बोलता है ब्रेन स्टेम इससे बना हुआ है। बट आपको पता है आपको नीट एग्जाम देनी है, और नीट एग्जाम सिर्फ एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलती है। तो प्लीज एनसीईआरटी में देखना उन्होंने ब्रेन स्टेम किसके बारे में बोला। ठीक है, ये जरूर करना। कुछ चीजें ऊपर नीचे होती है, इसलिए मैं पहले ही बता रहा हूँ। पॉन्स वेरोली तो काफी अच्छे से डायग्राम में भी दिखता है, ये देखो यहाँ
पॉन्स वेरोली यहाँ पर है, ये देखो ये ब्लूइश पार्ट है ना, दिस इज पॉन्स वेरोली, ये ब्लूइश पोर्शन देखो लिखा भी है पॉन्स वेरोली, ठीक है, तो वो पॉन्स वेरोली है, देखो क्या लिखा है, appears as a rounded bulge on the underside of the brainstem. Brainstem consists of midbrain, pons and medulla and continues up to spinal cord. अब इस बुक के मुताबिक ये तीन चीजें इंक्लूडेड है, मिडब्रेन, पॉन्स एंड मेडुला, ठीक है। उसके बाद देखो क्या लिखा है, एंड कंटेन्स क्रॉस बैंड ऑफ नर्व फाइबर्स कनेक्टिंग सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड स्पाइनल कॉर्ड। वापस कनेक्टिंग वर्ड आ गया, जब कभी भी कोई चीज कनेक्टिंग आती है इसका मतलब क्या है, ब्रिज। अरे कनेक्ट कौन करता है हमेशा, कोई भी, वही समझ में आ गया, ये भी एक तरह का ब्रिज है, इसमें भी बहुत सारे फाइबर्स होंगे। फाइबर्स किससे बने होंगे, एक्सॉन से। वो याद रखना इंपॉर्टेंट है कि कौन किसको कनेक्ट कर रहा है। जैसे क्रूरा सेरिब्राई किसको किससे कनेक्ट कर रहा था, वो सेरिब्रम को मिडब्रेन से कनेक्ट करता है। वैसे ही पॉन वेरोली किसको कनेक्ट करता है, कुछ बहुत सारी चीजों को आपस में कनेक्ट करता है, वो सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेडुला एंड स्पाइनल कॉर्ड, इन सबको कनेक्ट करता है, ठीक है। अभी इन्होंने नया ऐड किया है स्पाइनल कॉर्ड, पहले स्पाइनल कॉर्ड नहीं लिखा हुआ था, तो ठीक है, जो लिखा है याद रखो, सेरिब्रम, सेरिबेलम, इन्होंने सेरिबेलम नहीं लिख के सेरिबेला लोब्स लिखे हुए हैं, ठीक है ना, सेरिबेला लोब्स। सेरिबेलम के अंदर भी लोब्स है, कितने लोब्स होते हैं, 5 लोब्स होते हैं। जैसे सेरिब्रम में भी 2 लोब है ना, राइट हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर, ठीक है, वैसे सेरिबेलम में 5 लोब्स होते हैं। तो वो ध्यान रखो कौन किसको कनेक्ट करता है, ठीक है। इट ऑल्सो कंटेन सेवरल न्यूक्लियाई, सबके अंदर न्यूक्लियाई है, ठीक है। न्यूक्लियाई सब जगह, न्यूक्लियाई मतलब क्या होता है, व्हाइट मैटर के अंदर ग्रे मैटर का होना इज नोन एज न्यूक्लियाई। व्हाइट मैटर के अंदर ग्रे मैटर का होना इज नोन एज न्यूक्लियाई। ब्रेन के हर एक हिस्से में न्यूक्लियाई है, हर एक न्यूक्लियाई का अलग अलग काम है, सबको अलग अलग काम दिया गया है, देयर इज अ डिवीजन ऑफ लेबर प्रेजेंट। बट ये सब न्यूक्लियाई एंड ऑल ये सब पढ़ना, ये सब एमबीबीएस में ज्यादा बेटर है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, और आप एमबीबीएस में भी पढ़ोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे एक तरह से, ठीक है। तो अभी ये सब नहीं, तो इतना याद रखो, न्यूक्लियाई होता है। cerebellum is the second largest part of the brain obviously and consists of 2 lateral hemisphere and a central vermis। मैंने आपको 5 बोल दिया गलती से, 3 होते हैं, ठीक है, 3 होते हैं, 2 तो सेरिबेलर हेमिस्फीयर्स होते हैं और एक सेंट्रल वर्मिस होता है, सेंट्रल वर्मिस होता है। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो, मैं ऐसे पढ़ाता था, आप देखो ना आपके 2 हाथ जो है ना, मैं कैसे बताऊं, आप अपने हाथ को ऐसे रखो, ऐसे कैसे बताओ, नमस्ते कैसे करते हैं, वैसे नमस्ते तो हम दोनों हाथ को ज्वाइंट कर देते हैं ना, उसको बल्जिंग रखो हाथ को, और अपने दोनों थंब को एक जगह ज्वाइन कर लो, दोनों थंब को ऐसे ज्वाइन कर लो, तो आपको समझ में आएगा कि आपके हाथ, आपका हाथ में ऐसे बात कर रहा हूँ, अपने दोनों हाथ को देखो, नमस्ते करते तो दोनों हाथ ऐसे ज्वाइंट हो जाते, राइट। अपने दोनों हाथ को ऐसे बल्जिंग रखो, तो आपके दोनों थम्स ऐसे बीच में आ जाएंगे, दोनों थम्स ऐसे बीच में आ जाएंगे, वैसे ही कुछ है सेरिबेलम। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका एक हिस्सा हो जाएगा हाथ का, ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, सेरिबेला लोब, ये भी क्या है सेरिबेला लोब, और बीच में ये जो दोनों हैं, दिस वर्मिस, दिस वर्मिस, ऐसे याद रख सकते हैं। तो सेरिबेला लोब्स which are connected to each other by a vermis, by a central vermis, ठीक है ना, ध्यान रखो। एक्चुअली 5 ही होते हैं, बट आपके लेवल पे 3 ही दिए, आगे पढ़ोगे तो 5 है। ओके, वापस मैंने आपको बताया था, जब कभी भी ब्रेन के अंदर कोई भी पार्ट सी से स्टार्ट होता है, तो उसके अंदर बाहर क्या होता है और अंदर क्या होता है, बाहर क्या होगा, ग्रे मैटर, अंदर क्या होगा, व्हाइट मैटर। तो सिंस सेरिबेलम सी से स्टार्ट होता है, तो उसके बाहर क्या होगा, ग्रे मैटर, अंदर क्या होगा, व्हाइट मैटर, वही लिखा है। इट इज कंपोज्ड ऑफ व्हाइट मैटर विद अ थिन लेयर ऑफ ग्रे मैटर, द कॉर्टेक्स। ग्रे मैटर क्या है, कॉर्टेक्स, इसका मतलब कॉर्टेक्स हमेशा बाहर ही तो होता है, तो ग्रे मैटर बाहर है, व्हाइट मैटर अंदर है, सिर्फ इतना याद रख लो। द व्हाइट मैटर इंटरमिक्सेस विद द ग्रे मैटर एंड शोज अ ट्री लाइक पैटर्न। क्या होता है ना कि सेरिबेलम के अंदर है ना, ऐसे ट्री लाइक पैटर्न है, अंदर की तरफ ऐसे 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 कुछ प्रोजेक्शंस अंदर जा रहे हैं, ये सेरिबेलम है पूरा, साइड से देख रहे हो तो ऐसे 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 अंदर ऐसे प्रोजेक्शन जा रहे हैं, इन प्रोजेक्शन को हम बोलते हैं ट्री लाइक पैटर्न, ठीक है। ट्री के रूट्स लाइक है, अब ट्री जैसे ही बोलते हैं, ट्री में बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, वैसे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ब्रांचेस है, और उनको बोलते हैं अर्बोविटाई, they are known as अर्बोविटाई, ये अर्बोविटाई, they are known as अर्बोविटाई,
ठीक है, अभी आप प्लीज वापस लेक्चर ज्वाइन कर लेना, बंद होने वाला है। मैं आपको तब तक हुआ तो आपको डायग्राम बता देता हूँ। ये देखो सेरिबेलम को देखो, सेरिबेलम के अंदर देखो क्या है, दिख रहे हैं अंदर की तरफ ऐसे जा रहे हैं, ऐसे प्रोजेक्शन जा रहे हैं, ये जो अंदर अंदर ऐसे जा रहे हैं, और लिटरली ऐसा दिखता भी है, लिटरली ऐसा दिखता भी है, मैंने देखा है। इनको बोलते हैं अर्बोर विटे। तो आपको सिर्फ इतना पूछ सकते हैं एग्जाम में, अर्बोर विटे कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सिंपली दे आर प्रेजेंट है सेरिबेलम। क्लियर? Yes, sir. यस सर, मिड ब्रेन में तो ऑप्टिक चाइज्मा और ऑप्टिक लोब भी बताया है।